तो भारतीय बाजारों के लिए जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में कुछ हद तक डामाडोल है। एक तरफ टैरिफ को लेकर इश्यूज, एक तरफ अर्निंग सीजन खत्म हो चुका है, प्रमोटर्स की ब्लॉक डील्स वापस शुरू हो चुकी हैं, एफआईएस की बिकवाली जारी है और इन सब के बीच में भारतीय बाजार एक दायरे के अंदर घूम रहे हैं। तो इस दायरे के बाजार में करना क्या चाहिए, क्या हो रणनीति, इन सब पर बातचीत कर लेते हैं। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए रोहित सर मौजूद हैं, जिनसे हम अक्सर ऐसी सिचुएशन में आने के बाद बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि अब बाजार की दिशा दशा क्या रहेगी और कैसे आने वाले समय में मार्केट्स को ट्रेड करना होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक और मतलब रोज बरोज जानकार तो जुड़ते रहते हैं और आज भी रोहित सर मौजूद हैं। रोहित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो सर जो सिचुएशन दिख रही है, इस सिचुएशन को देख के लग रहा है कि एफआईएस कहीं रुकेंगे। मतलब एक तरफ आप जितना वर्स्ट था वो ऑलरेडी देख ही रहे हो, लेकिन उसके बाद भी एफआईएस की बिकवाली कंटिन्यू है और बिकवाली चल ही रही है। 17,000 करोड़ रुपए बिकवाली अगस्त महीने में भी हो चुकी है। सामने डीआईएस खरीद रहे हैं, 3 टाइम्स खरीद रहे हैं, फिर भी बाजार वहीं का वहीं खड़ा है। सो करे क्या बाजार में अभी? तो सिर्फ एफआईआई के लेन देन से तो बाजार का लेवल नहीं सेट होता है। जैसे आपने बताया कि डीआईएस भी सामने खरीद रहे हैं, तो नेट हम लोग लॉन्ग टर्म क्या समझते हैं कि बाजार जो है सेंटिमेंट को इंडिकेट करता है। और सेंटिमेंट क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं बाजार के बारे में, उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फियर्स जो हैं नियर टर्म में, अर्निंग्स ग्रोथ को लेके, फिर ये टैरिफ्स को लेके, ये सब लोगों के मन पे खेल रहे हैं। ऐसा भी गलत नहीं होगा बोलना कि थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखा गया है। बट पिछले 1 साल में हमने काफी करेक्शन भी देखा है कई सेक्टर्स में। और साइमल्टेनियसली कुछ ऐसे भी स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जहां पे ग्रोथ जो है वो रुकी नहीं है, वो कंटिन्यू कर रही है। इसलिए ओवरऑल बाजार जो है उसी रेंज में है, 26,000 ऊपर में, 21,000 नीचे, और वापस हम लोग 24-25,000 के आसपास हैं। मुद्दे की बात यह होगी कि यहां से हम लोग निकल कर न्यू ऑल टाइम हाइट्स की तरफ कब निकलेंगे, जाएंगे। मुझे लग रहा है हम लोग इस फेज के आखिरी दौर में हैं। ये आखिरी दौर जो है शायद एक आध महीना और रहे। आई थिंक मिड सितंबर, एंड ऑफ सितंबर तक जो वर्स्ट केस सिनेरियो है सॉरी, जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो डिस्काउंट हो जाना चाहिए और वहां से चीजें जो हैं काफी सुधरेंगी। मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड है, फिर भी इसी रेंज के अंदर, ये जो बहुत ही ब्रॉड रेंज है, 24,000 का 23 होगा कि नहीं होगा वो हम लोग टाइम टू टाइम देखेंगे। इतना तो हुआ है कि ये जो बाउंस हुआ इसने 61% रिट्रेसमेंट पे रेजिस्टेंस पाया। 61% मतलब जो 6 हफ्ते की गिरावट थी, इसका 61% करीब 25,160 के आसपास था। और उसके आसपास ही आके बाजार जो है वो रुक गया और घूम गया। तो इसका ये मतलब है कि नियर टर्म में जब तक ये लेवल नहीं निकलता है, फर्दर डाउनसाइड की उम्मीद भी रख सकते हैं हम लोग। और थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट 2-3 वीक्स में जो भी सेलिंग हम लोग अगर फिर से देखते हैं इस लेवल से, तो वो शायद फाइनल एक फेज होगा इस 1 साल के करेक्टिव फेज का, जो सितंबर पिछले साल शुरू हुआ था और शायद सितंबर इस साल जाके खत्म हो सकता है, ऐसी में मैं उम्मीद रख रहा हूँ। और उसके बाद जो है लॉन्गर टर्म जो बुल मार्केट है, जो कोविड के टाइम से चल रहा है, वो वापस अपना रूप लेगा और हम लोग बाजार को न्यू हाईज तक जाते हुए देखेंगे। बट थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है लोगों को, कि इस चीज को हम लोग होते हुए देख लें। इसमें ऐसा भी हो रहा है कि पहले ये पूरा करेक्शन जो है डोमेस्टिक मार्केट से थोड़ा ज्यादा ड्रिवन था, क्योंकि हमारा जो बाजार है जुलाई के महीने से ग्लोबल मार्केट से कहीं ना कहीं हट के अलग हो गया है, साथ साथ नहीं चल रहा है। अब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स भी जो एक तरफी चलते जा रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं थमने लगे हैं। उनमें भी कहीं ना कहीं रुकावट आई है। तो वो ट्रेंड भी शायद बदलेगा और थोड़ा बहुत बदलाव इनफैक्ट ऑलरेडी शुरू हो गया। हमने देखा कि नैस्डैक जो है पिछले 2 दिनों में, 2-3 दिन में 3-4% ऑलमोस्ट गिर गया है। तो आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स, स्पेशली यूएस मार्केट्स में भी थोड़ी बहुत करेक्शन आने की संभावना है। और उसका भी असर कहीं ना कहीं अपने मार्केट पे आगे नेक्स्ट फ्यू वीक्स पे देखा जाएगा।
बट जी। वो भी आखिरी, मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि वी आर इन द लास्ट फेज, वो भी एक करेक्शन ही है ओवरऑल ट्रेंड का, जो इतना बड़ा 5-6 महीने का उनका रैली है उसका करेक्शन होगा, और हमारा जो है जुलाई से चल रहा है वो रहेगा, और दोनों जो है कहीं ना कहीं कंक्लूड होके वापस ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे सितंबर के महीने के बाद, ये तो उम्मीद लेके मैं चल रहा हूँ। तो रोहित सर, क्या मान के चलूं कि टैरिफ का जो रेट है 25% के ऊपर 50% आने की बातचीत है, ऑलमोस्ट बाजार देख ही रहा है उस चीज़ को। अर्निंग सीजन पूरा हो चुका है, एफआईएस की सेलिंग हम सुन ही रहे हैं। सो ये सब चीज़ों को डिस्काउंट करके हम बॉटम के इर्द गिर्द पर खड़े हैं, मान सकते हैं कि यहाँ से वर्स्ट बहुत ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड में अब रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा है, ऐसा है क्या? अगर 2 या 3 साल का मैं टाइम होराइजन गिनूंगा तो ये बात सत्य मानी जाएगी। अगर मैं सिर्फ 1-2 महीने का टाइम होराइजन गिनता हूं तो कहीं ना कहीं बोलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डाउनसाइड रिस्क अभी भी दिख रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में देर इज डाउनसाइड रिस्क, बट लॉन्ग टर्म में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो इन्वेस्टर्स के फेवर में ही है, और इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट नहीं है। ये चीज तो माननी पड़ेगी, क्योंकि कई ऐसे कैलकुलेशंस अभी देखिए, मैं आज ही सुन रहा था कि भारतीय जीडीपी का यूएस जो ट्रेड है वो कितना परसेंटेज है, इट्स अराउंड 2% ऑफ इंडियन ट्रेड। ऑल्दो एक्सपोर्ट्स में इट इज अराउंड 50-60%, तो सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स, बट स्मॉल परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, दो चीजें होंगी इसमें। करेंसी साइड पे ज्यादा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि करेंसी जो है हमारे अगर एक्सपोर्ट्स कहीं ना कहीं घटते हैं तो हमारे करेंसी पे इम्पैक्ट आएगा, जो कि वीकेन हो सकता है। वी विल नॉट गेट दैट मच डॉलर इनफ्लो, और उसको अट्रैक्टिव करने के लिए हमें फिर कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। सो दैट इज वन इशू, जो कि शॉर्ट टर्म में हम देख सकते हैं कि यूएसडी आईएनआर जो है कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब रुपया जो है वो वीक होगा, और इसका इम्पैक्ट भी आएगा। बट ओवरऑल इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट है, क्योंकि इट्स अ स्मॉल परसेंटेज, उतना नहीं आता है। सो टू वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स। तो माइक्रो लेवल पे कई इम्पैक्ट्स हैं, करेंसी एक है, इंडिविजुअल कंपनीज जिनका ज्यादा यूएस एक्सपोजर है उन पे इम्पैक्ट आ जाता है, बट ओवरऑल इकोनॉमी पे नहीं आता है। सो समवेयर गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक लेवल पे मैनेज करने की कोशिश करेगी, जैसे उन्होंने जीएसटी के रिफॉर्म से कोशिश करी। मेरा मानना है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट पॉलिसी से भी कोशिश कर सकती है, और इन सब पॉलिसी से अपने ग्रोथ को स्टिम्युलेट करके वापस ट्रेजिक्ट्री जो है वो ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। बट नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ जगहों पे जरूर आएगा, जिनका ज्यादा यूएस का एक्सपोजर है, और जहां पे हमारे करेंसी का जो स्तर है वो थोड़ा यहाँ से हट जाएगा, जब तक कि ये चीजें संभल नहीं जाती। तो एक बात बताओ रोहित सर, जो सिचुएशन बन रही है, ईच फॉलिंग, मतलब जब जब बाजार में एक बड़ा प्रेशर आता है या एक रेंज बाउंड होता है या दबाव आता है, कंजम्पशन को लेकर गवर्नमेंट एक बड़ा स्टेप उठाती है। पहले बजट में किया, इंटरेस्ट रेट को लेकर किया, जीएसटी रिफॉर्म में अब एक बड़ा फैसला लिया। सो डोमेस्टिक ड्रिवन स्टोरी को और बूस्ट किया जा रहा है ताकि डिपेंडेंसी ऑन एक्सपोर्ट कम हो, पहला पार्ट। या मतलब ये कह लो कि ये कुशन दिया जा रहा है नियर टर्म के लिए मार्केट्स को या इकोनॉमी को। नहीं, क्वेश्चन ही बोला जाएगा, क्योंकि इसी हम लोग एक्सपोर्ट्स को बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि अगर यूएस एक्सपोर्ट्स हमारे हिट लेते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट इज एन इशू। ये इशू हम लोग 1991 जब से इंडिया के रिफॉर्म्स प्रोसेस श्री नरसिम्हा राव के अंडर शुरुआत हुई थी, तब से लेके आज तक हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट की बात सुन रहे हैं। उसमें एक जो बहुत बड़ा मेजर रहा है वो है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिनकी आपने शुरुआत में बात करी, उन्होंने ही सपोर्ट किया है, क्योंकि हमारे यहाँ एफडीआई जो है वो बहुत बड़ा नहीं रहा है चाइना की तरह। तो चाइना में एफडीआई ज्यादा है, तो चाइना का अलग स्टेबिलिटी है, उनके यहाँ करेंसी आउटफ्लो नहीं होता है, और नेट एक्सपोर्टर होने के कारण उनका करेंसी इनफ्लो होता है। हमारे यहाँ करेंसी इनफ्लो जो है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का ज्यादा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कम है, और वो ही एक बैलेंसिंग फैक्टर रहा है। बट अब हम लोग अगर कंटिन्यूस एफआई की सेलिंग देखेंगे तो ना उधर से सपोर्ट है ना एक्सपोर्ट से, तो करेंसी टेक्स अ हिट। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि यू बिकम एन एक्सपोर्ट ड्रिवन कंट्री। सिर्फ ये बदलाव आएगा कि चलो यूएस को एक्सपोर्ट नहीं जा रहा है, क्या हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं दूसरे देशों में, बट इट्स नॉट समथिंग दैट हैपेंस ओवरनाइट। और जब तक आप एडजस्ट करते हो इस मामले को, तब तक के लिए इन जो मेजर्स हैं, जैसे आपने बोला कि सपोर्टिव मेजर्स गवर्नमेंट को लेने पड़ रहे हैं, अब हम लोग होप तो ये भी करेंगे कि कहीं ना कहीं ये भारत और यूएस का जो कश्मकश है ये रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि
कई आर्ग्यूमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं कि वी आर नॉट दी ओनली बायर्स ऑफ ऑयल। कई देश लेते हैं। ये शायद इन आर्ग्यूमेंट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं रशिया को और यूक्रेन को कन्विंस करने के लिए। बाद में शायद ये चीजें पीछे पीछे हट जाएं। सो वी एक्चुअली डोंट नो, देयर इज सम। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं, बाजार में हम लोग अनसर्टेनिटी का शब्द इस्तेमाल करते हैं कि व्हेन थिंग्स आर अनसर्टेन, तो मार्केट को समझ में नहीं आता है कि मैं करूं क्या। तो सर्टेनिटी जो है वो हम लोग को कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में ही जाके आएगी। फर्स्ट हाफ में आएगी कि सेकेंड हाफ में, देन ओनली वी विल बी एबल टू रीअसेस दिस मोर प्रॉपरली कि हाँ हो क्या रहा है, स्पेशली इस चीज पे। इस पॉइंट पे ऐसा ही लगता है कि हम लोग क्या है, ये सब बातों में मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, इट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो कि मेरे एक्सपोर्ट्स भी हिट करेंगे, करेंसी भी हिट होगा। दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। होप करेंगे कि वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं हो, बीच का कुछ निकल के आ जाए जिसमें कि इस चीज को मैनेज करना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इस समय रोहित सर ज्यादा बेटर क्या रहेगा, वेव के साथ जाना यानी कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी को फॉलो करना, या अगेंस्ट द वेव जाना, आईटी और एक्सपोर्ट, आईटी और फार्मा जैसे एक्सपोर्ट्स के साथ रहना? सो रिस्क ज्यादा आईटी फार्मा में है, रिवॉर्ड भी वही है, लेकिन सेफ ज्यादा कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है। सो आप किस साइड पे आपको लगता है कि कॉल लेना ज्यादा बेटर, या फिर केस टू केस रहें? चलो तीसरा ऑप्शन। नहीं, देर आर, सी मैं बोलूंगा कंजम्पशन, सो कंजम्पशन इज अ वेरी ब्रॉड थिंग। कंजम्पशन कभी कभी हम लोग कहते हैं एफएमसीजी, बट इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी एफएमसीजी जो है वो कम रिटर्न्स देता है, तो यूजुअली आई विल नॉट गो टू एफएमसीजी। बट कई हैं इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव कंजम्पशन सेगमेंट्स हैं, उसमें आपका ऑटो सेक्टर आता है। तो पिछला लास्ट 1 मंथ आप अगर देखेंगे ऑटो सेक्टर, इनफैक्ट 1 मंथ या 3 मंथ्स में ऑटो सेक्टर इज द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर, आउट परफॉर्मिंग सेगमेंट है ऑन द कंजम्पशन साइड। तो ऐसी जगह निकलेंगी, बट कई इंडिविजुअल स्टॉक स्टोरीज भी हैं मिड कैप्स में जिनमें अर्निंग्स ग्रोथ हो रही है, चाहे वो पावर सेक्टर में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो। आपने जैसे कि लार्सन एंड टूब्रो के इस क्वार्टर के अर्निंग्स देखे, लोगों को सरप्राइज हुआ इनका ऑर्डर बुक इतना बड़ा। तो कई जगह हैं जो डोमेस्टिकली ड्रिवन ग्रोथ स्टोरीज हैं, बियॉन्ड कंजम्पशन ऑल्सो, सिर्फ कंजम्पशन ही एक स्टोरी नहीं है। बट जब हम लोग एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, जैसे आईटी सर्विसेज, इनके हेडविंड्स बहुत सारे हैं। हम लोग सिर्फ ये यूएस रिलेटेड जो टैरिफ्स हैं, उन्होंने तो सर्विसेज के बारे में अभी बात भी ज्यादा करी नहीं है। उनका इम्पैक्ट कई दूसरे सेगमेंट्स पे आ रहा है। सर्विसेज का प्रॉब्लम ही कुछ और है। प्रॉब्लम है कि पूरा जो एआई ड्रिवन ग्रोथ साइकिल अभी नया शुरू हुआ है, उसके लिए हमारी कंपनियां तैयार हैं कि नहीं है, उन पे कितना इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पूरा वो मैन पावर ड्रिवन बिजनेस है। स्पेशली जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स हैं, जहां पे आपने प्रोडक्ट ड्रिवन अप्रोच नहीं लिया है, उनका फ्यूचर ग्रोथ कैसे होगा। तो इस अनसर्टेनिटी में आईटी स्टॉक्स को खरीदना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज वाई आईटी स्टॉक्स में इतने सारे अलग अलग इश्यूज हैं बियॉन्ड जस्ट टैरिफ्स, कि मैं जनरली इनको अवॉइड ही करता हूं। मतलब मैंने तो आईटी सेक्टर में 10 साल में निवेश नहीं किया, वो तो अलग बात है, क्योंकि ग्रोथ कहीं ना कहीं और जो है स्ट्रांग रहती है। आईटी सेक्टर में हम लोग कब जाते हैं कि हमें लगता है डिफेंसिव है, कि भाई कुछ नहीं ग्रो कर रहा है तो आईटी सेक्टर ही ले लो। तो उस ऐसे समय पे आईटी सेक्टर में स्ट्रांग परफॉर्मेंस, रिलेटिव परफॉर्मेंस दिखाई थी बाजार में 2010 2020 के बीच में। उसके बाद मोस्टली आप देखेंगे मिड कैप आईटी जो सेक्टर हम लोग बोलते हैं, जो कि छोटी कंपनियां हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या कुछ इनोवेशन किया हो, उन्होंने काफी अच्छा काम किया। बट जो लार्ज कैप आईटी सेक्टर है, उनके रिटर्न्स अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे सेगमेंट्स के साथ, तो आपको लगेगा कि उनके रिटर्न्स कम ही हैं। And therefore, I feel that there are too many headwinds to really get involved in the IT sector. तो इस समय रोहित सर फिर सेफ हेवेंस क्या हैं, कहाँ जाया जाए, किन जगहों को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो एज अ बेट की इस समय इनको देख सकते हैं? तो मैं मानता हूं कि मेटल्स फॉर एग्जांपल एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब हम लोग पुश करते हैं, हम लोग कैपिटल गुड सेक्टर की बात करते हैं, मेटल्स डिमांड जो है डोमेस्टिक मार्केट में भी अच्छा रहा है। इवन व्हेन कमोडिटी प्राइसेस थोड़े घट गए थे, बहुत ज्यादा नहीं, बट पिछले 1-1.5 साल में कंसोलिडेशन हुआ है कमोडिटी प्राइसेस में, स्टील प्राइसेस में, फिर भी हमारे स्टील स्टॉक्स ने अच्छा रिटर्न्स दिया और अच्छा परफॉर्मेंस दिया है बाजार में। सो आई लुक एट दीज सेगमेंट्स, और लॉन्गर टर्म मुझे लग रहा है कि ये सेगमेंट ग्लोबली भी अच्छा करेगा, क्योंकि कमोडिटी साइकिल जो है उसका अंत कहीं ना कहीं आएगा, करेक्शन का भी। इनफैक्ट कोविड के लॉस से हमने फर्स्ट वेव देखा था कि कमोडिटी स्टॉक्स ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद
कमोडिटी प्राइसेस में काफी लंबा कंसोलिडेशन हो गया है, और जो इसका नेक्स्ट वेव है वो मुझे लग रहा है कि अगले साल से हमें बहुत ही क्लियरली दिखेगा, जहाँ पे जो रेट पॉलिसीज हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था कि इंडिया में या ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है कमोडिटी साइकिल पे। और लास्टली एक बार हमारा जब ऑयल साइकिल इज ऑल्सो रिलेटेड टू कमोडिटीज, अगर रशिया और यूक्रेन का जो तनाव है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, तो तेल के भाव जो हैं वो इनिशियली घटेंगे, बट बाद में यू विल सी अ डिमांड ड्रिवन रिवाइवल एंड दैट विल बी गुड फॉर द एंटायर सेगमेंट। तो दिस इज वन इजी एरिया मेटल्स में ध्यान रखना। दूसरा है पावर रिलेटेड भी कई कंपनियां हैं जिनमें कंसिस्टेंट ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं, तो पावर सेक्टर पे भी वापस ध्यान जाना चाहिए। बीच में काफी हट गया था लोगों का क्योंकि दे हैड रन अप अलॉट, बट काफी करेक्शन भी हो गया, और ग्रोथ जो है हम लोग अभी भी देख रहे हैं पावर रिलेटेड कंपनियों में। सो दैट इज एन इंडिविजुअल सेगमेंट। और तीसरा है जो आईटी रिलेटेड बिजनेसेस, ऑनलाइन बिजनेसेस जो डेवलप हुए, कई इसके लिस्टेड कंपनीज हैं, और ये धीरे 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 ग्रो हो रही हैं क्योंकि दिस इज अ कंप्लीटली न्यू एरिया, और इसमें भी आप कंसिस्टेंट ग्रोथ देख रहे हैं और परफॉर्मेंस देख रहे हैं, तो इसमें भी इंडिविजुअल आइडियाज लोगों को ढूंढने पड़ेंगे, तो दिस रिक्वायर्स अ वेरी बॉटम अप अप्रोच। बट जितने आई विल नॉट से फाइनेंशियल ओनली, क्योंकि लोग सोचते हैं जब हम लोग कहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस मतलब सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर वाले जो स्टार्टअप्स हैं वो नहीं, बट उसके बाहर भी हैं कई अलग अलग जो लिस्ट हो चुके हैं, वेदर दे आर इन डिलीवरी, वेदर दे आर इन अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये बिजनेसेस जो हैं कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं, और इन पे ध्यान दें। एक चीज और रोहित सर, इस बाजार में दूर कहाँ रहे? पाने तो चलिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस बाजार में भी ऐसी सिचुएशन होगी जहां अवॉइड करने लायक होगा। सो अवॉइड करने लायक कोई चीज दिख रही है क्या आपको? क्योंकि कुछ कंपनियों के वैल्यूएशन सुपर्ब हो चुके हैं, मतलब उनका कोई मुकाबला नहीं है, अभी तो ग्रोथ दिख रही है इसलिए चल रहे हैं, बाद के लिए क्या करें? तो कहाँ दूर रहोगे आप? सी आईटी सेक्टर की तो मैंने बात कर ली ब्रॉडली। एफएमसीजी में इसलिए अवॉइड करूंगा कि इनके रिटर्न्स जो हैं ग्रोथ साइकिल में दूसरी कंपनियों से कम भी रहते हैं, और प्लस वैल्यूएशंस आर वेरी हाई। तो ऐसा नहीं है कि एफएमसीजी विल नॉट डू वेल, बट मैं दूसरी जगहों पे निवेश करना चाहूंगा। तो ये दोनों तो हट गए। इसके बाद इंडिविजुअल स्टॉक एनालिसिस पे हम लोग को आना पड़ता है, क्योंकि ऐसे में जनरलाइज भी नहीं कर सकता कि सब फार्मा कंपनियां अच्छी हैं या बुरी हैं। ऐसे भी नहीं जनरलाइज कर सकता कि सब मिड कैप कंपनियां बुरी हैं अच्छी हैं, क्योंकि मिड कैप सेगमेंट का जो अर्निंग्स ग्रोथ है अभी भी 18% आया है इस क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में 20% के ऊपर था, 25% और सो मिड कैप्स आर डूइंग बेटर देन लार्ज कैप्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो लोगों को डाउट था कि मिड कैप्स अच्छा नहीं कर रही है, बट मिड कैप्स में जो कंपनी ग्रो नहीं कर रही और वैल्यूएशन ज्यादा है वो पिट रही है। तो मतलब आपको ये क्वार्टर या पिछले 2-3 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं उसको स्टडी करें और देखें कि ग्रोथ पैटर्न मेंटेन भी कि नहीं। अगर कोई कंपनी का भाव ऊपर है, वैल्यूएशन ज्यादा है, और आप देख रहे हैं कि उसमें अर्निंग्स ग्रोथ या रेवेन्यू ग्रोथ, अभी आजकल क्या है कि लोग अर्निंग से ज्यादा रेवेन्यू को ध्यान देते हैं। लिक्विडिटी ज्यादा होने के कारण कई बार रेवेन्यू को वैल्यूएशन दिया जाता है, तो पीपल लुक एट अ मेट्रिक नोन एज मार्केट कैप बाय सेल्स, मतलब कंपनी का जो मार्केट में वैल्यूएशन है उसके शेयर्स का, उसको सेल्स या रेवेन्यू से डिवाइड करते हैं, और अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो उसका वो वैल्यूएशन बढ़ता जाता है। सो लुक एट कंपनीज दैट आर शोइंग 3 years 2 years अर्निंग्स ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, और जो चीज नहीं दिखा रही है और उसका स्टॉक चल रहा है उसको अवॉइड करें। बहुत ही सिंपल एनालिसिस करना है आपको डेटा बेसिस पे। डेटा तो सब प्लेटफॉर्म्स पे आता है, और हम लोग ने भी प्लेटफॉर्म रखा ही हुआ है जिसपे लोग डेटा देख सकते हैं। सो गो एंड स्टडी द डेटा हिस्टोरिकल कि कहाँ पे अर्निंग्स और रेवेन्यू ग्रोथ है, और उसी कंपनी में निवेश करें। अगर वैल्यूएशंस उसके ज्यादा भी हैं तो भी ठीक है, क्योंकि हाई वैल्यूएशंस विद हाई ग्रोथ इज ओके, बट हाई वैल्यूएशंस विद नो ग्रोथ वो चीज पिट जाएगी, इवेंचुअली वो नहीं चल पाएगी। तो ये एक सेग्रीगेशन करने से स्टॉक्स आपकी नजर से हट जाएंगे। और बैंक्स को लेकर, क्योंकि बैंक्स में जहां वैल्यू है या जो ग्रोथ है वो सुपर्ब महंगे हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, सबको ही देख रहे हैं बहुत महंगे, और जहां पर वैल्यू है लाइक एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, जो एक प्राइस टू बुक पे मिल रहे हैं, इनको कोई छूने को तैयार नहीं है। सो बैंक्स एंड एनबीएफसी, इसको किस कैटेगरी में डाल रहे हो आप? नहीं, ये थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा।
इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि हम लोग क्या है, पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को कंपेयर करते हैं तो ऐसा लगेगा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एक्सपेंसिव हैं, बट ऑन अ हिस्टोरिकल बेसिस, ओके, अगर मैं 10-15 साल का चार्ट देखूं, और आप भी देख सकते हैं ऑन स्ट्राइक मनी, वी पुट एक्चुअली हमारे प्लेटफॉर्म पे वी पुट 10-15 इयर्स ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यूएशन डेटा, ताकि इस चीज को समझ पाए। तो मैं जब एचडीएफसी बैंक स्पेसिफिक स्टॉक की बात कर रहा हूँ, इतना बता दूं, वी आर नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, तो मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। ओके, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इन लोग के जब मैं हिस्टोरिकल वैल्यूएशन चार्ट्स देखता हूँ, तो ये वैल्यूएशन जो है 5 ईयर या 8 ईयर लोज पे चल रहे हैं। ओके। ओके, तो जब हिस्टोरिकल बेसिस पे कंपेयर करता हूं, दे आर एक्चुअली विल लुक लाइक दे आर चीप, दे आर नॉट एक्सपेंसिव। ऑल्दो आप अगर प्राइस टू बुक देखेंगे, इट विल बी हायर देन पब्लिक सेक्टर बैंक, बट हमेशा प्राइवेट सेक्टर का वैल्यूएशन पब्लिक सेक्टर से ज्यादा ही रहा है, क्योंकि इनकी ग्रोथ रेट्स हिस्टोरिकली ज्यादा रही हैं और इनके जो बुक्स हैं ज्यादा साफ रहे हैं, इनकी एनपीएस कम है, तो उस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर गेट्स अ हायर वैल्यूएशन। बट विद इन द प्राइवेट सेक्टर जब हम वैल्यूएशन हिस्टोरिकल बेसिस पे देखते हैं 10 साल के वैल्यूएशंस, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अपने लोएस्ट वैल्यूएशंस में हैं। इसीलिए आप अगर देखेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने जनवरी से लेके अप्रैल मई तक दे वर गोइंग अप अगेंस्ट द मार्केट, आउट परफॉर्मेंस हो रहा था। अब जाके मई के बाद थोड़ा उनमें हमने करेक्शन जरूर देखा है, बट दे अगेन रिमेन वेरी वेरी चीप। अब सवाल इसमें ये उठता है कि चलेंगे कब फिर से, क्योंकि पैसा कहीं और जा रहा है, पैसा इसमें एलोकेट नहीं हो रहा है। बट इफ योर इकोनॉमी कंटिन्यूज टू ग्रो एट 7% और 8% अगले साल या उसके बाद, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि फाइनेंशियल सेक्टर है जो वो परफॉर्म नहीं करेगा। बट विद इन द फाइनेंशियल सेक्टर अगर आप मुझे पूछेंगे कि बिटवीन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एनबीएफसीज में क्या प्रेफर करूंगा, तो मैं बोलूंगा मैं एनबीएफसीज प्रेफर करूंगा, क्योंकि एनबीएफसीज में जो अर्निंग्स ग्रोथ रेट है वो प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा रहा है। ओके, और उनके भी वैल्यूएशंस कंसोलिडेट हुए हैं, क्योंकि 1-1.5 साल बीच में क्या हुआ कि प्राइस परफॉर्मेंस जो है फाइनेंशियल सेक्टर का बहुत ग्रेट नहीं था, स्टॉक्स वर नॉट गोइंग अप, और अर्निंग्स ग्रोथ वो 20-30% फिर भी ग्रो हो रही है, तो वैल्यूएशंस घटते गए और कम हो गए। अब हमारे पास चॉइस है कि हम किस सेगमेंट में जाना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर भारत की इकोनॉमी जो है वो पिकअप होती है सेकेंड हाफ में और रिवाइव होती है, जो कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं होगी, तो देन आई विल लाइक टू बी इन एनबीएफसीज कंपेयर्ड टू प्राइवेट सेक्टर। सो दैट इज माय स्टांस। ओके, और कौन सा सेक्टर है जिसको आप न्यूट्रल लेके चल रहे हो कि मेरी नजर है इस पर, जरा सा डेवलपमेंट हुआ तो मैं उसमें एंटर करूंगा या एग्जिट करूंगा? ओके, दैट इज अ स्लाइटली टफर वन। शायद वो फार्मा ही रहे। इट्स अ ट्रिकी सेक्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर बन गया है कि यूएस कभी ना कभी उस पर टैरिफ्स लगाएगा, बट मेडिसिन आर सच अ की थिंग, हर दिन हमें जरूरत होती है, और मेडिकेयर का खर्चा यूएस का भी बहुत ज्यादा है। मुझे लग नहीं रहा है कि ये चीज इमीडिएटली होगी। उन्होंने भी बोला है कि 2-3 साल के ऊपर उन लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फार्मा सेक्टर के अंदर आई थिंक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज फिर से मिलेंगी। ये सेक्टर जो है इंडिविजुअली एक एक स्टॉक ने, कुछ स्टॉक्स ने परफॉर्म भी किया है 2 साल में, कुछ जो हैं जिनमें हमने करेक्शन देखा है। सो देयर आई वुड बी न्यूट्रल बट लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और डिटेल में हमसे चर्चा करने के लिए। उम्मीद है अब आपका हाथ ठीक होगा। लास्ट टाइम जब हमसे मुलाकात हुई थी तब आपके हाथ में चोट आई थी, अब उम्मीद है आप ठीक होंगे, ज़्यादा बेहतर फील कर रहे होंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर और सभी सेक्टर्स पे हमसे अपना आउटलुक शेयर करने के लिए। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश को अब यहीं समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।